Hi guys, welcome to KPE classes. First of all, we are very late to continue the series because of multiple classes. We could not upload the videos on time, but yeah, we are again back on the same track कि हम आपका वापस से लॉ ऑफ थॉट की जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके बाद जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी ये जो सीरीज है ये टिल योर एग्जाम तक चलती रहने वाली है, जिसमें हम आपके लॉ ऑफ थॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, वो सारा कुछ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। Along with that, we will be covering your previous year question set. तो अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है अपने क्लैट एग्जाम की, दिस इज समथिंग यू कैन लुक फॉर। तो अब वापस से अपनी सीरीज की बात करते हैं लॉ ऑफ थॉट की। तो लॉ ऑफ थॉट में अभी तक हमने आपका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद लॉ ऑफ थॉट का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, लॉ ऑफ थॉट में क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ थॉट के बारे में एक डिटेल डिस्कशन किया है इस सीरीज में। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं, आप उस सीरीज में जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर द क्लैट स्टूडेंट्स, ये मोर देन एनफ है आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं थॉट ऑफ नेग्लिजेंस और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब जैसे हम इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के टॉट्स की बात करते हैं, जैसे ट्रेसपास हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, नर्वस शॉक हो गया, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टॉट्स, राइट। तो आज की क्लास में हम लॉ जो आपका टॉट ऑफ नेग्लिजेंस है उसको हम डिटेल तरीके से समझेंगे कि टॉट ऑफ नेग्लिजेंस होता क्या है, और उसके बाद टॉट ऑफ नेग्लिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम आज एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब उससे पहले दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉर। ये आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे अभी हम ये क्लास में आज का डिस्कस करेंगे कि आपका जो टॉट ऑफ नेग्लिजेंस है और उसके जो एलिमेंट्स है। तो अगर ये पीडीएफ जो है, अगर आप उसका एक्सेस चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी केपी एग्जाम प्रेप ऐप पे। आप ये डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहां पर आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर आप आईफोन यूजर है, आपको ये कोड यूज करना है, इट विल बी गिवन समवेयर क्लास प्लस ऐप, और वहां पर आपको आईसीओ कोड यूज करना है और वहां पे देयर यू विल गेट द एक्सेस ऑफ इट। तो अब ये आपका ऑप्शन है, ये आप डाउनलोड करके वहां से आप ये पीडीएफ वगैरह एक्सेस कर सकते हो। और वहां पर आपको पीडीएफ ही नहीं, आपके जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं और उनका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू लुक फॉर। अब उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पार्ट। जैसे ही आप होम पेज पे आते हो, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, और जहां पर आप क्लैट 2025-26 में जाते हैं, आप जैसे ही इस बैच को ओपन करोगे, ये या फिर ये जो 3 डॉट्स है इन पे अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिल जाता है, जहां पर आपकी बोर्ड्स एग्जाम के लिए, जैसे मान लो आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपको आपके बोर्ड का मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक फॉर। ये हमारी फैकल्टी टीम, ये हमारा स्टडी मटेरियल, इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी आर हियर टू टेल यू अबाउट दैट। अब उसके बाद टॉट ऑफ नेग्लिजेंस की बात करते हैं। अब ध्यान से समझना, इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन समझते हैं। इट सेज नेग्लिजेंस इज द absence of reasonable care which is imposed on all the persons so as not to place the other person at the foreseeable risk of harm through his conduct। अब पहली लाइन से ही आपको समझ आ जाएगा नेग्लिजेंस क्या होता है। absence of reasonable care, जब आपको रीजनेबल केयर लेनी थी, लाइक फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कार ड्राइव करते हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे मान लो अगर आप कार ड्राइव करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरा उसको सेफली ड्राइव करें। आप ऐसे नहीं सोते हुए ड्राइव कर रहे हो, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी को मार दिया। दिस इज व्हाट कि आपको कुछ भी जब आप एक्ट करते हो जहां पर आपकी ड्यूटी है, वो आपके ऊपर ड्यूटी है, तो उस केस में आपकी अब्सेंस ऑफ केयर नहीं हो सकती। अगर आपकी अब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर है तो वो नेग्लिजेंस में जाएगा। तो इसके अदर एलिमेंट्स में जिनको अभी हम समझेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से किसी पर्सन को फोर्सिबल रिस्क पे रखते हो, तो ये क्या है, ये केस ऑफ नेग्लिजेंस है। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे अभी मैंने कार का एग्जांपल दिया, सपोज आप कार ड्राइव करते हो, आप बहुत स्पीड से कार ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है इतनी स्पीड पे अगर आप चला रहे हो, कोई सामने अचानक आएगा, आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये क्या है, आप किसी की लाइफ को डेंजर में रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो रीजनेबल केयर जो आपकी साइड पे होनी चाहिए, वो रीजनेबल केयर मिसिंग है। दैट मीन्स यू आर नेग्लिजेंस ऑन योर एक्ट। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टॉट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। किसी भी दूसरे पर्सन को फोर्सिबल रिस्क मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिस्क जो आप सोच सकते हो, एक ऐसा रिस्क जो आप फोर्सी कर सकते हो। मतलब
जो हो सकता है, जो उसका आपका, अब जैसे मान लो आप कार ड्राइव करते हो, आपको पता है आप स्पीड से चलाओगे सामने कोई आ जाएगा, तो वो रिस्क क्या है, वो फोर्सिएबल है। लेकिन अगर आप स्लो ड्राइव करते हो तब ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद दे रखा है, इट इज द फेलियर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एप्रीहेंडेड इंजरी दैट कुड बी सस्टेन्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ वन पार्टी। अब ये क्या है, ये आपकी साइड पे एक केयरलेसनेस है, और केयरलेस आप हो, उसकी वजह से किसी पर्सन को डैमेज होता है, किसी पर्सन को इंजरी होती है। सो ये केस आपका, ये जो ऐसे केसेस होते हैं वो लॉ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में गवर्न किए जाते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉर्ट बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस। मतलब अब यहीं से आप देखो, आपका पहला एलिमेंट क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर, कि जब आपको रीजनेबल केयर लेनी थी, वो रीजनेबल केयर आपने नहीं ली, और जिसकी वजह से फोर्सिबल रिस्क पे किसी पर्सन को रखा, और आपके एक्ट में फेलियर होने की वजह से क्या हुआ, किसी आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है। सो दिस इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। अब उसके बाद इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे, इसमें आपका सबसे पहला एलिमेंट्स आता है ड्यूटी ऑफ केयर। जैसे अभी हमने किया था ना, ये अब्सेंस ऑफ ड्यूटी है, तो अब्सेंस ऑफ ड्यूटी है मतलब पहले ड्यूटी ऑफ केयर होनी भी तो चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे फिर वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चलो दूसरा ले लेते हैं। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर की ये ड्यूटी होती है ना कि वो पेशेंट को पूरी रीजनेबल केयर के साथ ट्रीट करे, राइट। अब जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि वो आपको जितनी रीजनेबल केयर ली जा सकती है वो उस रीजनेबल केयर को लेते हुए आपका ट्रीटमेंट करे। ही कैन नॉट बी नेग्लिजेंट इन हिज एक्ट। अगर वो नेग्लिजेंट अपने एक्ट में होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस डेथ हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि भाई देयर मस्ट बी सम ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन व्हिच वन पर्सन ओज टू द अनदर। पहली बात तो ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, राइट। अगर मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर की ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स यू। अब इसका मतलब ये नहीं, जैसे मान लो मेरा घर है और मेरे घर में कोई एक किनारा है जहां पे एक दरवाजा टूटा हुआ है, मुझे पता है अगर कोई उसको टच करेगा उसको इंजरी हो सकती है। अब कोई मेरे घर में चोरी करने आता है और उसने उस दरवाजे को टच किया और उसको इंजरी हो गई, एम आई लायबल टू दैट पर्सन? क्योंकि वहां पे तो मेरी ड्यूटी ऑफ केयर ही नहीं है। आप समझ गए कि मेरा घर, मैं उस घर पे रहता हूँ, मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, आप मेरे घर में चोरी करने के इरादे से आए और आपका हाथ टूट गया और आप मेरे पे केस करो कि मैं अपने काम में नेग्लिजेंट हूँ। आप समझ गए? तो ड्यूटी ऑफ केयर इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए। जब आप कार ड्राइव करते हो तो आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होती है। जब आप डॉक्टर हो, पेशेंट को ट्रीट करते हो, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है। अगर आप एडवोकेट हो, आप किसी का केस लड़ते हो, तो आपको पूरा ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स योर क्लाइंट। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट कि पहला तो ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो एक पर्सन की होती है दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स। इफ द डिफेंडेंट fails to fulfill the obligation which he owes to the plaintiff in the eyes of her, then he can be held liable। और जब डिफेंडेंट उस ड्यूटी को कंप्लीट करने से फेल हो जाता है, तब यहाँ पे क्या है, आपकी लाइबिलिटी एराइज होती है। सो एट द फर्स्ट इट शुड बी असेस्ड whether the defendant owes a duty of care to the plaintiff or not। तो अब टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो एस्टैब्लिश ये करना होता है कि क्या कोई ड्यूटी ऑफ केयर थी या नहीं थी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स हैं जो बहुत ओल्ड हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर उनको खाना देना, राइट, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना देना। और अगर मैं उनको खाना नहीं देता, मैं उस काम में नेग्लिजेंट हो जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी है, मेरी ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स माय पेरेंट्स। लेकिन अगर इसका दूसरा एग्जांपल लें, मैं रोड पे जाता हूँ डेली और मेरे को एक बेगर दिखाई देता है रोड पे और वो बहुत भूखा है, लेकिन मैं उसको खाना नहीं देता। आप समझ गए कि एक बेगर जो रोड साइड पे है उसको मैं खाना नहीं देता और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उस केस में मेरी ड्यूटी ऑफ केयर थी? द आंसर इज नो। वहां पे मेरी कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है, क्योंकि जो बेगर है उसका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप समझ गए? वहां पे मेरी मोरल ड्यूटी हो सकती है लेकिन कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। तो ये क्या है, कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन होना चाहिए, उसका वायलेशन होना चाहिए। अब इसके बाद क्या दे रखा है, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ड्यूटी ऑफ केयर को एस्टैब्लिश करना, और दूसरा होता है उस ड्यूटी का ब्रीच होना, राइट। फॉर इंस्टेंस द डॉक्टर ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर to the patient, to the plaintiff, to treat the patient in an appropriate manner. If the doctor while treating the patient left a ring in the abdomen, then he can be said to be negligent in giving appropriate medical treatment। अब डॉक्टर की ड्यूटी ऑफ केयर थी, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए अपने एक्ट में केयरलेस हो गया और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या हुआ, उसकी वजह से पेशेंट को भाई पेशेंट के एब्डोमेन में रिंग छूट गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को बहुत पेन रहना पड़ा काफी टाइम।
तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का पहला एलिमेंट होता है कि भाई ड्यूटी ऑफ केयर थी और ड्यूटी ऑफ केयर का ब्रीच हुआ। अब उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है कि जो ड्यूटी ऑफ केयर थी उसका ब्रीच हुआ। वंस इट हैज बीन असेस्ड दैट द डिफेंडेंट ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, इट शुड बी फर्दर एस्टैब्लिश्ड दैट देयर वाज सम ब्रीच ऑफ ड्यूटी वन पर्सन फेल्ड टू एक्सरसाइज टू टेक। फिर उसके बाद पहले तो ड्यूटी ऑफ केयर थी, दूसरा उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ, राइट। पहले ड्यूटी ऑफ केयर थी, फिर ड्यूटी ऑफ ब्रीच हुआ। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ केयर, यहाँ पे एक वर्ड भी यूज किया गया था ना, अमाउंट ऑफ केयर। अमाउंट ऑफ केयर का मतलब क्या था? द केयर विच अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव टेकन इन दोस सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है ना भाई, ड्यूटी ऑफ केयर कि आप कार पूरी ड्यूटी ऑफ केयर के साथ चला रहे हो, आप बहुत स्लो चला रहे हो, आप कोई अचानक से रॉन्ग साइड आके आपको पीछे से आके आपकी कार में लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या आपकी लायबिलिटी है? भाई वहां तो जो अमाउंट ऑफ केयर आपको लेना चाहिए आपने ले रखा है। अब कोई अपनी गलती से आके आपसे भिड़ जाता है तो वहां पर आपका ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ केयर आपको ध्यान में देना है भाई। पहली बात तो ड्यूटी ऑफ केयर है या नहीं है, पहला स्टेप। दूसरा, क्या उस ड्यूटी का ब्रीच हुआ है? क्या जो अमाउंट ऑफ केयर आपको लेना चाहिए था वो आपने लिया था या नहीं लिया था, उसको फर्दर एसेस किया जाता है। It means the care which a reasonable person would have taken in those circumstances। मतलब क्या होगा, कितनी अमाउंट ऑफ केयर होनी चाहिए? अमाउंट ऑफ केयर उतनी होनी चाहिए जितना एक रीजनेबल मैन लेता है, उससे ज्यादा नहीं। Whether there was a breach of duty is both subjective and objective test. The defendant can be said to be negligent if he knew that his action would affect the other person if he does not act in a particular way। अब ये क्या हो गया, ब्रीच कब माना जाएगा? कि जब आप रीजनेबली फोर्सी कर सकते हो कि भाई उससे सामने वाले पर्सन को हार्म हो सकता है और आपने उस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया, आप अपने एक्ट में नेग्लिजेंट हो गए, मतलब आपने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। अब जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, एक ऑनर ऑफ डॉग है जो जानता है उसका जो डॉग है वो फेरोसियस नेचर का है, तो उसको वार्निंग लगानी चाहिए गेट पे, बिवेयर ऑफ डॉग और इंटर एट योर ओन रिस्क। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, मतलब वो अपने एक्ट में नेग्लिजेंट हो गया। ऑनर को पहली बात तो ये पता है कि भाई उसका डॉग जो है वो फेरोसियस है, वो किसी को भी काट सकता है, किसी को भी बाइट कर सकता है, और उसने ये बात पता होते हुए भी अपने एक्ट में वो नेग्लिजेंट हो गया, तो ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रीच। पहली बात तो ड्यूटी ऑफ केयर हो गया, दूसरा ब्रीच हो गया। अब चलो इसको समझते हैं। जैसे हम अमाउंट ऑफ केयर की बात करते हैं ना, कॉजेशन, ये दे रखा है कॉज एंड फैक्ट। अब इसको समझते हैं अच्छे से। अब कॉज एंड फैक्ट क्या होता है? जैसे मान लो पहले तो ड्यूटी ऑफ केयर को एनालाइज किया गया कि ड्यूटी ऑफ केयर थी, हाँ थी। ड्यूटी का ब्रीच हुआ, हाँ ब्रीच हुआ। लेकिन क्या जो प्लेंटिफ को हार्म हुआ है, क्या जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, क्या वो एक्चुअल कॉजेशन, क्या वो एक्चुअल कॉज इन फैक्ट है? क्या वो मेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है? अब जैसे ये दे रखा है, दिस एलिमेंट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग दैट देयर शुड बी सम नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट व्हिच कॉज्ड सच इंजरी और हार्म टू द प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ शुड बी प्रूव दैट द लॉस सफर्ड वाज कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट, राइट। This rule is used in proving the causation, whether the injury was suffered would have happened, but the target of your suit। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है? causation, cause and fact। cause and fact का मतलब क्या होता है कि भाई मैं अपने एक्ट में नेग्लिजेंट हूं, मेरी ड्यूटी ऑफ केयर थी, मैंने अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, लेकिन जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, जो प्लेंटिफ को हार्म हुआ है, क्या वो मेरे ब्रीच की वजह से हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं प्लेंटिफ की खुद की गलती और उसको नुकसान हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट कॉजेशन, कॉज इन फैक्ट। अब उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब क्या होता है कि भाई जो ड्यूटी आपकी थी ना उसका ब्रीच हुआ और वो जो ब्रीच है वही उसका प्रॉक्सिमेट कॉज है जो इंजरी हुई है सामने वाले पर्सन को। इफ अ पर्सन कैन नॉट फोरसी दैट समथिंग बैड कुड हैव हैपेंड, देन हाउ कुड ही बी हेल्ड लायबल। मतलब आपका जब आप रीजनेबली फोरसी कर सकते हो किसी इंजरी को, उसी केस में आपकी लायबिलिटी होगी। जब आप रीजनेबली फोरसी कर ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वहां पर रीजनेबल केयर लेने का कोई वो ही नहीं आता, ऑप्शन नहीं आता। आपको अपने एंड पे रीजनेबल केयर लेनी है, आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है, आपने उस ड्यूटी का ब्रीच नहीं किया और फिर भी उसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाता तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। टू मेक द पर्सन लायबल फॉर द एलिजिबल इज टू बी प्रूव दैट हिज एक्शन was the remote closest cause for the injury sustained. If the act is foreseeable, then only the person is liable, otherwise not. जैसे if a motorcyclist hits the pedestrian on the road due to he suffered severe injury on the head. Seeing the site on the internet, a woman whose house was on the road had a heart failure. The motorcyclist was held liable to the pedestrian as he failed to take reasonable care while driving. लेकिन अब देखो आराम से समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मान लो एक मोटरसाइकिलिस्ट है,
एक बाइकर है, वो रोड पे जा रहा है बहुत तेज स्पीड से, और कोई बच्चा उसकी बाइक के सामने आ जाता है और उसको इंजरी हो जाती है। अब किसी ने इसको टीवी पे देखा, एक तो हो गया बाइकर ने बहुत तेज बाइक चलाई और उसकी वजह से किसी बच्चे को लग गई और किसी बच्चे को इंजरी हो गई, बहुत सीवियर इंजरी हो गई, और किसी ने उसको टीवी पे देखा, और जैसे ही टीवी पे देखा भाई उसको किसी को हार्ट फेलियर हो गया ये सीन देख करके। तो जो बाइकर है, बाइकर ने रीजनेबली फोर्सी क्या किया होगा, बाइकर यही तो सोच सकता है कि भाई अगर मेरी बाइक के आगे कोई आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसको इंजरी हो जाएगी, लेकिन क्या वो ये फोर्सी कर सकता है कि कोई उसको देखेगा टीवी पे और उसको टीवी देख करके हार्ट फेलियर हो जाएगा? ही कैन नॉट फोर्सी दैट। तो बाइकर की जो लाइबिलिटी है वो केवल और केवल उस पर्सन तक है जिसको उसने हिट किया, उसकी लाइबिलिटी वहां तक नहीं जाती कि भाई जो पर्सन उसको टीवी पे देख रहे हैं उनके टुवर्ड्स से उसकी लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों को रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेट कॉज का मतलब क्या है कि जो इंजरी सफर की किसी थर्ड पर्सन ने, प्लेंटिफ ने, वो जो डिफेंडेंट है उसके ब्रीच ऑफ एक्ट की वजह से था, उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से था, वही उसका क्लोजेस्ट कॉज था, वही उसका अप्रोक्सीमेट कॉज था। आप समझ गए? जो वो रीजनेबली फोर्सी कर सकता है, अगर वो रीजनेबली फोर्सी नहीं कर सकता तो वो अप्रोक्सीमेट कॉज नहीं है, वो क्लोजेस्ट कॉज नहीं है। तो इस केस में क्या है, उस केस में उसकी लायबिलिटी एराइज नहीं होगी। अब इसका थर्ड पार्ट आ जाता है डैमेजेस। द लास्ट एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज गोइंग टू बी डैमेजेस। ड्यूटी ऑफ केयर हो गई, ड्यूटी का ब्रीच हो गया, और जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को इंजरी होती है। These are the three essential elements to establish the tort of negligence. The last element of negligence is damages. The person who had sustained injury should be compensated for such harm. अगर कोई पर्सन है जिसको जो इंजरी सफर करता है, उस केस में क्या है, उस केस में उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए उसके हार्म के लिए। द टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड इफ द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू compensation or not. The compensation given to the plaintiff should be capable of putting him back in the position which he was before the incident happened. अब यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंस यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, यहाँ पे डैमेजेस दिए जाते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं विच आर डिसाइडेड बाय द कोर्ट, विच आर नॉट डिसाइडेड बाय द पार्टीज। तो पहली बात तो क्या है, यहाँ पे आपकी कोई पनिशमेंट नहीं होती, यहाँ पे आपको डैमेजेस देने होते हैं। तो डैमेजेस हो गए। अब जैसे मान लो किसी को इंजरी हुई, तो जितनी इंजरी हुई, उसने जितना लॉस सफर किया, उसको हमें कॉम्पेंसेट करना है, ताकि हम वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए, ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर वो पहले था इस हार्म को सफर करने के। राइट? सो ये पर्पस होता है डैमेजेस का। जैसे एक कार ड्राइवर है, अगर वो मोटरसाइकिलिस्ट को हिट करता है, ड्यू टू व्हिच ही सस्टेन्ड इंजरीज एंड हैड टू मिस वर्क, द कंपनसेशन बाय द कार ड्राइवर कुड बी मेड टू पे शुड बी मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस्ट अर्निंग्स एंड द पेन एंड सफरिंग ऑफर्ड बाय हिम। मतलब क्या हो गया, अगर आप कार से जाते हो, किसी बाइकर को हिट करते हो, तो आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से उसको इंजरी हुई, तो आपको मेडिकल का खर्चा देना पड़ेगा। वो जॉब पे नहीं जा पाया तो उसको सैलरी नहीं मिली, आपको वो खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद जो मेंटल ट्रॉमा, द मेंटल एग्नी दैट ही हैज गॉन थ्रू, उसको जो पेन हुआ, उस सफरिंग्स के लिए आपको उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो डैमेजेस आर डिसाइडेड इन दैट वे। सो दिस इज अबाउट अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. Do let us know about this series, how it is helping you, and we will be coming back with some other videos in the next class that is going to be very important for all of you, जिसमें हम आपके damages, जिसमें हम आपका कवर करने वाले हैं कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसमें कितने टाइप के डिफेंसेस हैं जिनको आप ले सकते हो। जैसे हम आईपीसी पढ़ते थे, जैसे हम बीएनएस पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिफेंसेस क्या है। जैसे जब आप एडवोकेट बनते हो तो आप डिफेंसेस लेते हो। जैसे अगर मान लो मैंने मर्डर कर दिया तो अब मेरे पास क्या डिफेंसेस है। वैसे ही अगर मान लो मैंने टॉर्ट कमिट कर दिया तो उस केसेस में कुछ डिफेंसेस होते हैं जो दिए जाते हैं। उन डिफेंसेस के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन एंड वी विश you the best. KP Classes, dedicated to excellence.